नमस्कार साथियों, मैं मनीष मिवाल आप सभी का आपके अपने चैनल में तहे दिल से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी शानदार, जबरदस्त और जिंदाबाद होंगे और आप सभी की जो तैयारियां हैं वो शानदार, जबरदस्त और जिंदाबाद चल रही होंगी। तो आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं कक्षा 11 की राजनीति विज्ञान का एक और नया अध्याय। हम हमारी जर्नी में, हम हमारे सफर में आगे बढ़ते चल रहे हैं और आज एक नया अध्याय शुरू कर रहे हैं और अध्याय का नाम है संविधान एक जीवंत दस्तावेज। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और यहाँ पे मतलब अभी तक जितना कुछ अपन लोगों ने पढ़ा ना कहीं वो शब्द आप लोगों ने पहले सुने होंगे। कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका, संविधान, ये सब कुछ आप सुनते हुए आए, 6th क्लास से आप ही सुनते हुए आ रहे हैं। पर इस चैप्टर की जो नाम दिया गया एक जीवंत दस्तावेज, एक लिविंग डॉक्यूमेंट संविधान को बताया गया है। आज इसको समझने की कोशिश करेंगे कि क्यों संविधान को लिविंग डॉक्यूमेंट कहा गया, ऐसी क्या विशेषता है, क्या बात है, इस पे पूरे इस चैप्टर में हमें चर्चा करनी है। और एक हमारी परंपरा है कि जब पहला लेक्चर होता है तो हम जान लेते हैं कि हमें चैप्टर में क्या क्या डिस्कस करना है, क्या क्या पढ़ना है। तो आइए जान लेते हैं चैप्टर फ्लो को। हम डिस्कस करेंगे परिचय, इंट्रोडक्शन, फिर बात करेंगे क्या संविधान अपरिवर्तनीय होते हैं, मतलब हम उन्हें चेंज नहीं कर सकते, बहुत बड़ा सवाल है, जानेंगे इसके बारे में भी। संविधान में संशोधन कैसे किया जाता है, संशोधन मतलब बदलाव, ये क्या होते हैं, किस प्रकार से किए जाते हैं, भारत में कैसे किया जाता है, दूसरे देशों में कैसे किया जाता है, इस पर भी चर्चा करेंगे। राज्यों द्वारा अनुमोदन, इस पर चर्चा होगी। संविधान की मूल संरचना तथा उसका विकास और लास्ट संविधान की समीक्षा, इस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। ये पूरा कंटेंट हमें इस चैप्टर में पढ़ना है, ठीक है। और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, काफी कुछ आपको कॉन्स्टिट्यूशनल के लिविंग डॉक्यूमेंट के बारे में पता चलेगा, वो हम आज डिस्कस करेंगे कि एक्चुअली लिविंग डॉक्यूमेंट क्यों कहा गया। ये है हमारे परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर। तो लेक्चर फ्लो में आज हमने इनकी तस्वीर लगाई है। तो परिचय, क्या संविधान अपरिवर्तनीय होते हैं, और फ्रांसीसी संविधान के बारे में भी थोड़ा सा जानेंगे। चलिए शुरू करते हैं आज के लेक्चर को। परिचय, इंट्रोडक्शन। एक शब्द यहां पर दिया गया और उस शब्द को ही हमें पकड़ करके एंडिंग तक चलना है। एंडिंग तक इन द सेंस चैप्टर जब तक खत्म नहीं हो जाता तब तक। मैं पहले भी एक बात कहता हुआ आया हूं और मैं बार बार एक ही बात को दोहराता हूं, और जब मैं एक बात दोहराता हूं तो मैं पूरे आत्मविश्वास के साथ ये कहता हूं कि कक्षा 11 की राजनीति विज्ञान की किताब बहुत बहुत महत्वपूर्ण किताब है और उसमें से संविधान वाली किताब तो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। आपका एक जो संविधान की जो नॉलेज है उसको जानने में एक आपको बहुत बड़ी भूमिका ये किताब निभाती है। इसके 8 चैप्टर, 8 अध्याय हम खत्म कर चुके हैं, 9वें पे हम लोग खड़े हैं। इतना कुछ पढ़ने के बाद चैप्टर का नाम आया कि संविधान एक जीवंत दस्तावेज। तो ऐसा हमसे इन 8 अध्यायों में क्या छूट गया जो हम लोग नहीं पकड़ पाए, या ऐसा 8 अध्याय सब हमें ऐसा क्या सीखने को मिल रहा है जो कि ये कहा जा रहा है कि संविधान एक लिविंग डॉक्यूमेंट है। और ये लिविंग शब्द का प्रयोग संविधान के लिए, एक किताब के लिए क्यों करा गया है, वो हमें जानना है। तो इस बात को जब मैं बोल रहा हूं तो ही आप में इतनी क्यूरियोसिटी, जो जानने की इच्छा है, वो बढ़ जानी चाहिए, ठीक है। चलिए, और जान लेंगे तो फिर तो आप बिल्कुल अपने आप को विद्वान समझने लग जाएंगे। बिल्कुल समझना भी चाहिए। चलिए बात करते हैं कि संविधान एक जीवंत दस्तावेज। सबसे पहले तो एक बार आप नॉर्मल से अपन बात करते हैं। जीवंत का मतलब, या इंग्लिश में जो उसका कहा गया, लिविंग कहा गया। मेरा काम सिर्फ और सिर्फ आपको आसान भाषा में समझाना है। लिविंग कहा गया। लिविंग का अर्थ क्या होता है भाई? आज जैसे हम लोग हैं, हम लिविंग बींग्स हैं, हम जी रहे हैं और जीने के हमारे कुछ प्रतीक है। क्या प्रतीक है? हम लोग सांस लेते हैं, सांस छोड़ते हैं। तो सर क्या संविधान भी सांस लेता है, सांस छोड़ता है? नहीं नहीं। तो हम चलते हैं, घूमते हैं, फिरते हैं, ये सब कुछ एक हमारे लिविंग एंटिटी का हमारा साइन ही। आप लोग कक्षा 10 तक साइंस में पढ़ते हुए आए होंगे, ठीक है, कि भाई हम जैव संसाधन है। ये आपने क्लास 10th की ज्योग्राफी में पढ़ा होगा कि जैव संसाधन है, हम लिविंग रिसोर्सेज हम लोग हैं। क्या ऐसा है कि ये जो लिविंग शब्द है ये हमारे जो मानव सभ्यता है उससे उठा कर करके दस्तावेज के लिए, किताब के लिए प्रयोग करा गया है? ये ऐसी क्या खास बात है? एक बहुत बड़ी बात आती है जब हम लिविंग शब्द का प्रयोग करते हैं। भगवान श्री कृष्ण एक बड़ी बात कहा करते थे, क्या? परिवर्तन संसार का नियम है। क्या है? परिवर्तन संसार का नियम। समय के साथ परिवर्तन आएगा, समय के साथ चेंजेस आएगा, और इन चेंजेस को भुगतेगा कौन? जो जी रहा है वो। भाई आज अगर मैं मर जाऊं तो मुझे, किसी ने कहा ना, मरने के बाद तो जलने में भी दर्द नहीं होता। ये तो हम जी रहे हैं तभी तो हमें पता चल रहा है कि हाँ मुझे ये प्रॉब्लम हो रही है, मुझे इस प्रॉब्लम का फेस करना है, मुझे इस प्रॉब्लम का फेस करना है। तो लिविंग, और ये प्रॉब्लम्स क्यों आ रही है? क्योंकि कहीं ना कहीं हम खुद को चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे आसपास का एटमॉस्फेयर, हमारी सोसाइटी चेंज हो रही है और उस चेंजेस के साथ हम चलते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं। इसलिए हम लोग क्या है? हम लिविंग बींग्स हैं। हम परिवर्तन कर रहे हैं अपने अनुसार। सोसाइटी में आज आप
कहीं का भी उदाहरण मत लीजिए। आज हम बात करते हैं भारत की, 75 साल भारत की आजादी को हो गए। 75 साल के पहले के भारत में और आज के भारत में बड़ा परिवर्तन है बच्चों। अगर आप सामाजिक स्तर पे, आप राजनीतिक स्तर पे, आप किसी भी स्तर पे, आर्थिक स्तर पे भी देखेंगे तो काफी बड़ा परिवर्तन है। तो चेंजेस हुआ है, समय के साथ परिवर्तन हुआ है। हमने हमारी सोच में, हमने हमारी जीवन शैली में काफी परिवर्तन करा है। तो हम लिविंग बीइंग से हमने समय के साथ हमें चेंजेस करे, हमने हमारे साथ परिवर्तन करे। तो ये जो शब्द है हमारा चेंजेस लिविंग के साथ जो जोड़ा गया था, उसको संविधान के साथ जोड़ा क्यों गया, ऐसा क्या बात है? इसलिए जोड़ा गया, संविधान एक लिखित दस्तावेज होता है। जनरली चैप्टर 1 का लेक्चर 1 में डिस्कस कर चुके हैं। एक लिखित दस्तावेज है जो कि जनरली एक सभा द्वारा गठित करा जाता है, और जनरली सभा या तो लोगों द्वारा चुनी जाती है, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से लोगों द्वारा चुनी जाएगी। वो सभा संविधान को बना देती है और फिर वो संविधान से देश चलता है। यही काम भारत में हो रहा है। भारत में 26 जनवरी 1950 को सभा द्वारा बनाया गया संविधान देश में लागू हो गया, और उस दिन से लेकर के आज तक उसी संविधान से देश चल रहा है। परंतु सवाल यह आता है कि जो स्थितियां 26 जनवरी 1950 को थी, क्या वही स्थितियां आज हैं? क्या स्थितियों में कोई परिवर्तन नहीं है? तो जब स्थितियों में परिवर्तन आया है, कुछ चेंजेस आए हैं, तो फिर क्या वही की वही बात कैसे मानी जा सकती है? क्या जो 26 जनवरी 1950 के समय में जो स्थितियां थी वो आज नहीं है? तो कहीं ना कहीं जो कानून व्यवस्था है उसमें भी कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत बदलाव आया होगा, कुछ ना कुछ चेंजेस आए होंगे। तो आज का जो हमारा मुद्दा है, जो आज की हमारी चर्चा रहेगी, वो यही रहेगी कि जो संविधान है, इस संविधान में समय के साथ चेंजेस आना जरूरी है, क्योंकि समय के साथ संसार में चेंज आएगा, परिवर्तन आएगा, लोग बदलेंगे, सोसाइटी बदलेगी, सोसाइटी में चेंजेस आएंगे, और जैसे जैसे सोसाइटी में चेंज आएगा वैसे वैसे जो हमारा आधार है देश को चलाने का, जो कानून व्यवस्था है हमारे देश को चलाने की, उसमें भी समय के साथ चेंज आना, उसमें भी समय के साथ बदलाव आना अति आवश्यक है, बहुत जरूरी है। और जहां बदलाव आ जाए, जो बदलाव को एक्सेप्ट कर लेता है, जो बदलाव को मान लेता है, बदलाव को स्वीकार कर लेता है, वही तो जीवंत है बेटा, वही तो लिविंग है बेटा, वही तो लिविंग है बेटा। तो ये लिविंग इसलिए जोड़ा गया है संविधान में, क्योंकि संविधान बदलाव ला सकता है। संविधान समय के साथ संविधान में चेंजेस करे जाते हैं, बदलाव करे जाते हैं, और जो बदलाव करे जाते हैं उनको हम इंग्लिश में अमेंडमेंट कहते हैं और हिंदी में हम उन्हें संशोधन कहते हैं। तो ये चैप्टर कहीं ना कहीं इस संशोधन प्रक्रिया के बारे में रहेगा कि भारत के संविधान में किस प्रकार से संशोधन किया जा सकता है, किस प्रकार से बदलाव लाए जा सकते हैं। मैं पहले भी लेक्चर्स में कह चुका हूं, काफी लोग सवाल ये खड़ा करते हैं कि भारत के संविधान में 70-72 सालों में इतने संशोधन हो चुके हैं, 104-105 संशोधन हो चुके हैं। संशोधन इसलिए किए गए हैं बच्चों कि समय के साथ बदलाव लाए जा सके, समय के साथ चल सके। हम आज फिर से कुछ देशों की कहानियां पढ़ेंगे जिन्होंने 4-4, 5-5 बार संविधान बदल दिए, परंतु भारत का संविधान एक मजबूत संविधान और एक बेहतरीन संविधान के रूप में हमें मिला हुआ है, जिसमें समय के साथ परिवर्तन किए गए, और वो संविधान देश के साथ चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, चलता ही रहेगा। तो परिवर्तन करना, चेंज करना कोई गलत बात नहीं है, वो कोई गलत बात नहीं है, वो संविधान की कमजोरी को नहीं दर्शाता है, ठीक है। वो इस बात को दर्शाता है कि संविधान निर्माताओं ने खुद ने ये चीज दी है कि हाँ, आप समय के साथ क्या है चेंज कर सकते हैं। आप जैसे जब परिवर्तन आए, सोसाइटी में चेंजेस आए, सोसाइटी के चेंजेस के साथ आप कॉन्स्टिट्यूशन में भी चेंज कर सकते हैं। जैसा कि मैं आपको एक उदाहरण देता हूं, जब संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को, तो एंग्लो इंडियन का प्रावधान करा गया था कि 2 सीटें लोकसभा में एंग्लो इंडियंस को मिलनी चाहिए, परंतु अब 2019 में आकर के ये प्रावधान हटा दिया। लगा कि अब एंग्लो इंडियंस को प्रतिनिधित्व की जरूरत नहीं है, तो इसलिए हटा दिया गया। सोसाइटी में चेंजेस आए, उस चेंजेस के साथ बदल दिया गया। तो जैसे जैसे सोसाइटी में चेंज आएगा वैसे वैसे अमेंडमेंट, संशोधन, बदलाव के द्वारा संविधान में बदलाव किया जा सकता है। और इसी शब्द को लेकर के जीवंत दर्शाया गया है कि लिविंग है, क्योंकि जैसे लिविंग बीइंग्स होते हैं वो समय के साथ बदलते रहते हैं, चेंजेस आते रहते हैं, वो उनमें बदलाव आता रहता है, उसी प्रकार से संविधानों में भी बदलाव, चेंजेस होते रहते हैं। और ये एक अच्छा प्रतीक है, एक सही है कि भाई समय के साथ चेंजेस कर लिए जाए और उसके साथ सोसाइटी कंटिन्यूसली रन करती जाए। एक कारण और कहीं ना कहीं ऐसा देखता हूं कि हमारे देश के संविधान में एक बात और विशेष अगर आप देखने को चाहेंगे, हमारे देश के संविधान में संविधान सिर्फ और सिर्फ एक कानूनी दस्तावेज नहीं है। हमारे देश का संविधान सिर्फ और सिर्फ एक कानूनी दस्तावेज नहीं है जो कि सिर्फ ये बताता हो कि ये कानून, ये कानून, ये कानून। सिर्फ और सिर्फ कानूनों की धारा नहीं रखी हमारे संविधान ने, या हमारा संविधान सिर्फ और सिर्फ एक राजनीतिक रूप से संविधान नहीं है। राजनीति का मतलब कि हाँ भाई प्रधानमंत्री ऐसे बनेगा,
मंत्री ऐसे बनेंगे, ठीक है, विधायिका ऐसे चुनी जाएंगी, प्रतिनिधित्व ऐसा होगा, सिर्फ ये बातें नहीं करी। हमारे संविधान ने सामाजिक और आर्थिक आधार भी रखे हैं। हमारे संविधान ने सामाजिक और आर्थिक मुद्दों को भी आधार बना के लिखा है। कौन सी सामाजिक और आर्थिक बातों को आधार बना के लिखा, देखिए आइए जानते हैं। जैसे मैं अगर बात करूं अनुच्छेद 17 आर्टिकल 17, अस्पृश्यता का अंत। अस्पृश्यता, अनटचेबिलिटी कहीं राजनीति कानूनी बात में नहीं है, परंतु समाज में सुधार लाने के लिए यह बात क्या है, संविधान में लिखी गई। तो समाज को सुधारने के लिए, समाज में बदलाव लाने के लिए, और समाज बदले, यह भी तो लिविंग का ही तो उदाहरण है, जीवंत का उदाहरण है। आर्टिकल 17 रखा गया, ठीक है। फिर उसके बाद अगर आप देखें आरक्षण की व्यवस्था, जो पिछड़ चुके हैं उनको बराबरी में लाने के लिए, उनको बराबर पहुंचाने के लिए, समाज में, सोसाइटी में जो एक भावना, एक जो विचार बने हुए हैं उनको बदलने के लिए, ये भी क्या है, ये भी जीवंत का उदाहरण है, ठीक है। महिलाओं के लिए अधिकारों की बात करी गई, ये भी एक जीवंत का उदाहरण कि जो महिलाएं जिन्हें हमेशा से पिछड़ा समझा गया, जिनको अधिकार नहीं दिए गए, उन अधिकारों की अब यहां पर बात हो रही। तो मतलब हमारा संविधान सिर्फ और सिर्फ एक कानूनी संविधान नहीं है कि हाँ भाई एक कानून की किताब है, इसके सिवा कुछ नहीं। ये कानून की किताब के साथ साथ एक राजनीतिक, जिसमें हमें ये बताता है कि किस प्रकार से प्रधानमंत्री चुना जाए, किस प्रकार से मुख्यमंत्री, किस प्रकार से राष्ट्रपति जी, किस प्रकार से राज्यपाल, इनका निर्वाचन किस प्रकार से हो, यह भी बताता है। और उसके साथ साथ सामाजिक और आर्थिक सुधार लाने की बात भी करता है, ये समाज में चेंजेस लाने की बात भी करता है। तो ये सिर्फ और सिर्फ एक कानूनी किताब है, एक राजनीतिक किताब नहीं है, ये सामाजिक बदलाव लाने वाली किताब है, ये एक आर्थिक बदलाव लाने वाली किताब है। इसलिए हमारा भारत का संविधान एक जीवंत दस्तावेज है, एक लिविंग डॉक्यूमेंट है बच्चों। ये बात आपको बिल्कुल क्लियर हो जाए। तो क्यों है लिविंग डॉक्यूमेंट, क्यों इस शब्द का प्रयोग करा गया, संविधान एक जीवंत दस्तावेज, तो वो मैंने आपको बता दिया है कि जिस प्रकार से हम लिविंग बीइंग्स समय के साथ बदलते हैं, चेंजेस लेकर के आते हैं, उसी प्रकार से संविधान में भी समय के साथ अमेंडमेंट्स, संशोधन जो है, बदलाव है, वो दर्शाए जाते हैं। तो ये एक जीवंत को दर्शाता है। और दूसरी तरफ एक और बात मैंने भारत के संविधान के लिए रखी कि ये सिर्फ और सिर्फ कोई कानूनी किताब नहीं है, एक कोई राजनीतिक किताब नहीं है, ये सामाजिक और आर्थिक चेंजेस की बात करता है कि समाज में बदलाव आने चाहिए, आर्थिक रूप से बदलाव आने चाहिए, सामाजिक रूप से बदलाव आने चाहिए, सबको समानता मिलनी चाहिए। ये समानता की जो बात है ये संविधान में लिखी गई, समानता की जो बात है, इक्वलिटी की जो बात है, वो हम लोगों को लिखनी पड़ेगी, आपको बिल्कुल क्लियर करना होगा, समानता की बात रखनी होगी। तो ये आपका इंट्रोडक्शन है इस चैप्टर का, संविधान एक जीवन दस्तावेज। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और आगे समझते हैं। क्या संविधान अपरिवर्तनीय होते हैं? इस सवाल का जवाब आपको अभी तक के डिस्कशन से मिल चुका होगा कि अपरिवर्तनीय, अपरिवर्तनीय, परिवर्तनीय का मतलब क्या होता है, चेंजेबल, और अपरिवर्तनीय जिसमें चेंज ना किया जा सके। तो ऐसा है क्या कि संविधान में चेंज ही ना किया जा सके? तो इनका जो सवाल है उसका जवाब है नहीं। संविधान कैसे होते हैं? परिवर्तनीय होते हैं, अपरिवर्तनीय नहीं होते। परिवर्तनीय होते हैं, उनमें चेंजेस किए जा सकते हैं। कैसे, वो देखते हैं। पारिस्थितिक बदलाव, सामाजिक परिवर्तनों और कई बार राजनीतिक उठापटक के चलते विभिन्न राष्ट्रों ने अपने संविधान को दोबारा तैयार किया। देखिए अपन पहले के चैप्टर्स में भी बहुत से लेक्चर्स देख चुके हैं, जहां जैसे हमने देखा नेपाल का संविधान 4 से 5 बार बनाया गया, 6ठी बार 2015 में आकर के लागू करा गया। तो ऐसे काफी वहां पे बदलाव होते हैं, ठीक है, सामाजिक परिवर्तन, कुछ सोशल चेंजेस होने के कारण, और कुछ राजनीतिक उठापटक, ठीक है, कभी तानाशाह बैठ जाता है, कभी राजा बैठ जाता है, कभी लोकतंत्र की चाह में। इन सब के चक्कर में विभिन्न राष्ट्रों में, अलग अलग देशों में कई बार संविधान को दोबारा तैयार किया गया, मतलब बार बार में संविधान बना बना करके लागू किया गया है। उसका एक उदाहरण क्या है? सोवियत संघ भी है। सोवियत संघ के बारे में विस्तार से और विस्तृत में आप क्लास 12 में पढ़ोगे बच्चों। क्लास 12 में मैं आपको सोवियत संघ के बारे में और भी विस्तार से पढ़ाऊंगा, ठीक है ना। अभी 11th में पहले जब हमने चैप्टर 1 पढ़ा था, उसका लेक्चर 2 या 3 में भी मैंने सोवियत संघ की चर्चा करी थी, पर और भी ज्यादा विस्तार से हम इसको क्लास 12 में पढ़ेंगे। 74 वर्षों के दौरान 1918, 1924, 1936 और 1977 संविधान 4 बार बदला गया। देखिए सोवियत संघ की बात कर रही है, यूएसएसआर 4 बार संविधान बदला गया बच्चों। 1918, 1924, 1936 और 1977 4 बार संविधान बदला गया। और 1991 में जब सोवियत संघ टूट जाता है और रूस बन जाता है, मतलब 15 राष्ट्र बन जाते हैं जिनमें से एक रूस होता है, तो इस रूस का नया संविधान बनता है। कब बनता है? 1993 में। 4 बार यहां बना, 5वीं बार यहां बन गया बच्चों। 1991 में वहां कम्युनिस्ट पार्टी का शासन समाप्त हो गया और जल्दी ही सोवियत गणराज्य भी बिखर गया। देखिए बच्चों एक बात और ध्यान रखिएगा,
कम्युनिस्ट पार्टी या साम्यवादी दल दोनों एक ही बात है। कभी कभार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं और कहते हैं कि सर ये कहीं पर कम्युनिस्ट पार्टी लिखा हो, कहीं पर साम्यवादी दल लिखा हो। कम्युनिस्ट पार्टी इंग्लिश का वर्ड है और साम्यवादी दल हिंदी का वर्ड है। तो कम्युनिस्ट पार्टी, साम्यवादी दल, देखो एक्चुअल में क्या है कि वहां पर साम्यवादी दल जो है, कम्युनिस्ट पार्टी जो है यूएसएसआर में मतलब डोमिनेंट थी, उन्हीं की चला करती थी, और जो उस पार्टी का महासचिव बन जाया करता था वही पूरे सोवियत संघ पर रूल करा करता था, राज करा करता था। परंतु जब 1991 में सोवियत संघ का विघटन होता है तो उसी के साथ कम्युनिस्ट पार्टी का शासन समाप्त कर दिया जाता है कि कम्युनिस्ट पार्टी का शासन जो अभी तक चल रहा था वो शासन नहीं होगा, और सोवियत गणराज्य भी जल्दी बिखर जाता है। सोवियत गणराज्य का बिखरने का मतलब क्या है, वो टूट गया और 15 राष्ट्रों में सोवियत गणराज्य बढ़ जाता है। इस राजनीतिक भूचाल के बाद वहां रूसी गणराज्यों का नए सिरे से गठन किया गया और 1993 में एक नया संविधान अंगीकार किया गया। तो फिर जब यह राजनीतिक भूचाल आ गया तो रूसी गणराज्य अब रशियन रिपब्लिक बन गया। रशिया, ठीक है, रशिया हमारा सबसे बढ़िया मित्र, रशिया नए सिरे से उसने गठन किया और 1993 में एक नया संविधान को उन्होंने अपनाया। ये उसके संविधान की एक तस्वीर मैंने आपको दिखाई है। अब जरा भारत की ओर नजर दौड़ाएंगे, ठीक है। अब हम भारत की तरफ चलते हैं, ठीक है। हमने नेपाल का देख लिया, हमने यूएसएसआर का देख लिया, अभी लास्ट इस लेक्चर में जाते जाते हम लोग फ्रांस का भी देख करके चलेंगे कितनी बार बदला है। अब हम थोड़ा सा भारत की तरफ नजर घुमाते हैं, ठीक है। और सच में ईमानदारी से मैं कहता हूं कि आप जब कॉलेज में जाएंगे, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर आप पढ़ेंगे और उसमें वर्ल्ड कॉन्स्टिट्यूशन की किताब आती है, आप उसे पढ़ेंगे, विश्व के संविधानों को पढ़ेंगे, सच में आप इस चीज को महसूस करेंगे कि भारत का संविधान दुनिया के सर्वश्रेष्ठ संविधानों में से एक है। यह ईमानदारी से अंदर से विश्वास आपको मिलेगा। और यह कब मिलेगा, सिर्फ पढ़ने के साथ ही नहीं, आपको एक्चुअल में आपको अपनी सोच को ऊपर उठा करके पढ़ना होगा। आपको किसी हमारे देश के संविधान को किसी एक जाति के लिए, किसी एक वर्ग के लिए, किसी महिला के लिए, पुरुषों के लिए, अगड़ों के लिए, पिछड़ों के लिए ऐसा मान के नहीं पढ़ना है। आपको संविधान को निष्पक्ष भाव से पढ़ना है। और संविधान हर वर्ग के लिए है, उसमें प्रावधान जो है वो सभी के लिए है, हर वर्ग के लिए करेंगे। बहुत बेहतर संविधान है। इसीलिए क्या है, जीवंत दस्तावेज भारत के संविधान को कहा जाता है, लिविंग डॉक्यूमेंट भारत के संविधान के लिए कहा जाता है। अब जरा भारत की ओर नजर दौड़ाते हैं। आइए, भारतीय संविधान 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया था। इस संविधान को 26 जनवरी 1950 को औपचारिक रूप से लागू किया गया। तो 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया, मतलब अपना लिया गया, इन द सेंस बन करके पूरा तैयार हो गया था, और 26 जनवरी 1950 को औपचारिक रूप से लागू कर दिया गया, पूरा ऑफिशियली उसे लागू कर दिया गया। आज से देश का संविधान लागू हो गया। 26 नवंबर को हम क्या मनाते हैं, संविधान दिवस, और 26 जनवरी को हम लोग क्या मनाते हैं, गणतंत्र दिवस। और ये तस्वीर जिसमें बाबा साहब अम्बेडकर संविधान किसको सौंप रहे हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को सौंप रहे हैं, जो संविधान सभा के अध्यक्ष थे। और बाबा साहब अम्बेडकर कौन सी समिति के अध्यक्ष थे, प्रारूप समिति थे, उसके अध्यक्ष थे। तब से लेकर आज तक 69 वर्ष बीत चुके हैं और यह संविधान लगातार काम कर रहा है। हमारे देश की सरकार इसी संविधान के अनुसार काम करती है। 69 से तो ज्यादा हो गए हैं, 50, 22, 73 वर्ष हो चुके हैं, ठीक है ना। वो ये पुराना डेटा है आपकी किताब का। तो तब से लेकर के 73 वर्ष हो गए और ये संविधान लगातार अभी तक काम कर रहा है। और देश की जो सरकार है इस संविधान के अनुसार ही काम करती है। तो चाहे राज्य सरकारें हो, चाहे केंद्र की सरकार हो, दोनों सरकारें जो है भारत के इसी संविधान के अनुसार अपना कार्य करती है कि ये काम इस प्रकार से करना है, ये इस प्रकार से। तो क्या हम ये माने कि हमारा संविधान इतना अच्छा है कि उसमें किसी बदलाव की जरूरत नहीं है? तो ये बात आप भी सोचते होंगे कि यार 73 वर्ष हो गए, ठीक है, और हमने जैसे अब भी देखा यूएसएसआर का 4 बार बदला, नेपाल का कितनी बार बदला। तो क्या हमारा संविधान इतना अच्छा है कि उसमें किसी बदलाव की जरूरत नहीं है? दूसरा सवाल, क्या हमारे संविधान निर्माता इतने दूरदर्शी थे, उन्होंने समय के बदलावों और घटनाओं का अंदाजा पहले से ही लगा लिया था? तो दो सवाल दिमाग में आते हैं जब हम कहते हैं कि 73 वर्षों से हमारा संविधान चलता जा रहा है और सरकार उसी के अनुसार काम करती है। तो एक तो ये कि क्या हमारा संविधान इतना बेहतर संविधान है कि उसमें किसी बदलाव की ही आवश्यकता नहीं है, और दूसरा, क्या हमारे संविधान निर्माता दूरदर्शी थे, इतने दूर की देख करके चल रहे थे कि उन्होंने आगे के ही प्रोविजंस पहले 1949 में ही लिख दिए थे कि हाँ भाई ये प्रोविजंस आगे तक फॉलो करने होंगे। देखिए, किताब का आंसर भी अभी हम आगे पढ़ेंगे, और मैं अगर अपने मन से बोलूं तो भी कहता हूं कि दोनों का जवाब बिल्कुल ये है कि हाँ, हमारे संविधान निर्माता भी दूरदर्शी थे और हमारा संविधान जो है वो भी बहुत बेहतर है। पर बदलाव की जहां तक बात है, बदलाव लाना या बदल जाना, ये बेटा ये कभी भी एक नेगेटिव पॉइंट नहीं है। आप हमेशा, चाहे मैं पर्सनल लाइफ की कहता हूं कि आप फ्लेक्सिबल रहिए, रिजिड नहीं, मैं ऐसा हूं तो मैं ऐसा ही रहूंगा, मैं चेंज होऊंगा नहीं। जो कठोर रहता है ना, कठोर को कोई नहीं पूछता, फ्लेक्सिबल, समय के साथ चेंज होना। तो यहां पे संविधान भी जो है, बदलाव, समय के साथ बदलाव होना
कोई गलत बात नहीं है समय के साथ बदलते रहना, उसमें छोटे मोटे प्रोविजंस ऐड हो जाना, कट जाना, ये समय के साथ चलना, ये कोई गलत बात नहीं है। एक अर्थ में दोनों ही बातें ठीक है। कौन सी दोनों बातें? कि हमारा संविधान सच में बहुत ही अच्छा है, बहुत ही बेहतर है, और हमारे संविधान निर्माता है वो सच में दूरदर्शी थे, ठीक है ना, वो दूर की सोच करके चलते थे। ये बात सही है कि हमें एक मजबूत संविधान विरासत में मिला है, ये बात मान करके चली, और सभी भारतीयों को, हर एक एक इंडियन को इस बात पर गर्व होना चाहिए कि हमें दुनिया का सबसे मजबूत संविधान हम लोगों को मिला है, सबसे बेहतर संविधान हमें मिला है। आप विश्वास करिए कि अनगिनत देशों के संविधानों को हमारे संविधान निर्माताओं ने पढ़ा था, और उसके जो बेस्ट फीचर्स हैं, जो अच्छी चीजें हैं, वो हमारे संविधान में मेंशन करी, और मेंशन करने से पहले उनका इंडियनाइजेशन कराया, मतलब भारतीयकरण कराया कि किस प्रकार से ये जो वहां लागू हो रहा है वो किस प्रकार से भारत में लागू हो सकता है। तो हमें जो मजबूत जो संविधान मिला है ये विरासत में मिला है, ठीक है, विरासत में हमें मजबूत संविधान मिला है, ये बिल्कुल सही बात है। इस संविधान की बनावट हमारे देश की परिस्थितियों के बेहद अनुकूल है। तो जो भी संविधान में जो भी बातें लिखी गई है वो हमारे देश की परिस्थितियों के बिल्कुल अनुकूल है, बिल्कुल जैसी देश की परिस्थितियां है, परिस्थितियों के हिसाब से ही बिल्कुल वैसा संविधान बनाया गया है। तो जैसा हमारी परिस्थिति है उस हिसाब से हमारा संविधान बना है, मतलब बेस्ट संविधान है। तो जो पहला जवाब आपका है कि क्या हमारा संविधान इतना बेहतर है जिसमें बदलाव की आवश्यकता नहीं, तो उसका जवाब ये कि हमें जो मजबूत संविधान है वो विरासत में मिला है और वो देश की परिस्थितियों के अनुकूल है। संविधान निर्माता अत्यंत दूरदर्शी थे, सच में वो बहुत दूरदर्शी थे कि बहुत कि हाँ वे आगे तक की सोच करके वो चल रहे हैं। उन्होंने भविष्य के कई प्रश्नों का समाधान उसी समय कर लिया था। तो भविष्य के जो कई प्रश्न हैं उनका समाधान उन्होंने उसी समय कर दिया था और संविधान में मेंशन कर दिए थे। परंतु सवाल का जवाब अभी भी नहीं मिला कि क्या सर उसमें हमें चेंज करना होगा, हमें उसमें बिल्कुल बराबर करना होगा। ओके, लेकिन कोई भी संविधान सदा सर्वदा के लिए ठीक नहीं हो सकता। तो हमें यह बात भी ध्यान रखनी होगी कि कोई भी जो संविधान है, ठीक है, सदा सर्वदा के लिए ठीक नहीं हो सकता। मतलब सीधे से बात यहां पर यह है कि अमेंडमेंट जरूरी है, अमेंडमेंट जरूरी है, बदलाव जरूरी है, बदलाव जरूरी है। देखिए एक चीज और सोचिएगा आप, जैसे मान लीजिए आज मैं हूं, ठीक है, आज मैं चाहता हूं कि मेरे जितने भी बच्चे हैं ना उनके अच्छे मार्क्स आने चाहिए, ठीक है, अच्छे मार्क्स आने का मतलब ये है, अब अच्छे मार्क्स आने का मतलब ये तो है नहीं कि मैं बिल्कुल ही आसान सा पेपर बना दूं। आसान सा पेपर बना दूंगा तो हाँ भाई जिसने कभी बिल्कुल भी नहीं पढ़ा होगा एक दिन में पढ़ करके वो तो बिल्कुल मतलब एक मार्क्स के क्वेश्चन दे दिया, आसान सा पेपर बना दिया, और मैं तो वो भी बिल्कुल गलत बात है। और एक मैं सोचूं नहीं यार बच्चों के तो नंबर आने ही नहीं चाहिए, कैसे आ जाए, तो मैंने बहुत ही ज्यादा कठोर वो कर दिया पेपर। जिन बच्चों ने बेचारों पूरे साल मेहनत करी उनके भी पसीना आ गया, अरे गुरुजी ने ये क्या कर दिया। मतलब मैं क्या कहना चाहता हूं कि पेपर बनाना मेरे हाथ में था ना, मैं चाहता तो बहुत ही कठोर बना देता और मैं चाहता तो बिल्कुल ही आसान सा बना देता, पर मैंने पेपर ऐसा बनाया जिससे जो बच्चा जिसने पूरे साल नहीं पढ़ाई करी थोड़े बहुत क्वेश्चंस वो भी कर ले, जो एवरेज है थोड़े ज्यादा वो भी कर ले, और जो जिसने पूरे साल मेहनत करी कुछ क्वेश्चंस तो ऐसे ही डालता हूं जो कि पूरे साल जिसने मेहनत करी वही पढ़ पाए। मतलब सबके हिसाब से मैंने पेपर बनाया। तो यही बात यहां पे लागू होती है। संविधान निर्माताओं ने खुद ने हमारे संविधान में कठोरपन और लचीला, कठोर और लचीले का मतलब क्या होता है? कठोर का मतलब होता है संविधान में संशोधन करना बहुत ज्यादा कठिन होता है जैसे अमेरिका, और लचीला मतलब संविधान में संशोधन करना बहुत ही ईजी होता है। परंतु भारत में दोनों ही है, कठोर भी है और लचीला भी है। तो अगर हमारे संविधान निर्माता चाहते कि नहीं चेंज हो ही नहीं, जो हमने संविधान में लिख दिया वही लोकी लकीर है, तो फिर क्या कर लेते? नहीं कर पाते चेंज। पर हमारे संविधान निर्माता तो खुद ये चाहते थे कि समय के साथ चेंजेस आना कोई गलत बात नहीं है। ये तो हमारे संविधान निर्माताओं की दूरदर्शी को दर्शाता है और उनके जो आगे की जो सोच है वो सोच को दर्शा रहा है कि समय के साथ बदल जाना उसमें कोई गलत बात नहीं है। पर इतना भी लचीला मत बना दो कि कभी भी मन में आया किसी के भी बदल दिया, ऐसा भी नहीं। कुछ प्रावधान ऐसे करें जो कि हाँ बिल्कुल आसानी से बदल जाए, बदल जाने से भी कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, और कुछ में कठोर व्यवस्था अपनाई गई कि नहीं भैया इसको बदलने के लिए तो आपको कठोर पूरा ज्यादा से ज्यादा चाहिए होगा। ये सब कुछ हम लेक्चर 2 में पढ़ेंगे कि किस प्रकार से कठोर संविधान और लचीला संविधान है। तो मैं यहां पे ये कहना चाहता हूं कि हमारे संविधान निर्माता खुद चाहते हैं कि समय के साथ बदलाव आना कोई गलत बात नहीं है, इसीलिए उन्होंने कठोर और लचीला दोनों स्ट्रक्चर अपना है। और नोट में हमेशा ये बात रखिएगा, कोई भी संविधान सदा सर्वदा के लिए ठीक नहीं हो सकता, समय के साथ उसमें परिवर्तन आना आवश्यक होता है।
तब एक ही संविधान आखिर हमारे यहाँ इतने दिनों से कैसे काम करता रह सकता है? तो ये भी अब आप सोच रहे होंगे। चलिए, हमारे संविधान में इस बात को स्वीकार करके चला गया है कि समय की जरूरत को देखते इसके अनुकूल संविधान में संशोधन किए जा सकते हैं। तो हमारे यहाँ पर अभी इतने समय तक क्यों चला गया? क्योंकि हम अनुकूल जैसे जैसे समय की जरूरत पड़ेगी उस समय की जरूरत के अनुकूल हम संविधान में क्या कर सकते हैं? संशोधन कर सकते हैं, बदलाव कर सकते हैं। और ये बदलाव, कुछ बदलाव कठोर है जो आसानी से नहीं हो पाएंगे और कुछ बदलाव बहुत ही आसानी से हो जाएंगे, जिसको हम लोग लचीला कहते हैं। कठोर और लचीला संविधान। जिस भी विद्यार्थी ने अगर अभी तक भी चैप्टर 1 से अगर इस किताब को नहीं पढ़ा हो तो प्लीज बच्चों पढ़िएगा। इसलिए नहीं कि आपको सिर्फ एक एग्जाम देना है या और करना है। अगर आपका इच्छा है भविष्य में यूपीएससी में जाने का, अगर आपका इच्छा है स्टेट के कोई एग्जाम देने की, अगर आपकी इच्छा है गवर्नमेंट के एग्जाम देने की, और आपकी इच्छा है देश का एक बेहतर नागरिक बनने की और लोगों को देश के संविधान के बारे में जागरूक करने की, तो आपको इस किताब के सारे लेक्चर्स देखने चाहिए। चैप्टर 1 के लेक्चर 1 से लेकर करके चैप्टर 10 उसका जो लास्ट लेक्चर होगा उस लेक्चर तक आपको सारे ही देखने चाहिए, कोई सा भी नहीं छोड़ना चाहिए। जब भी आपको समय मिले एक एक लेक्चर देखो, बढ़िया सा रजिस्टर मेंटेन कर लो और उससे आप जानकारी लेने की पूरी पूरी कोशिश करो। ठीक है, तो कठोर लचीला ये सब कुछ मैंने वहीं इस लेक्चर 1 में ही डिस्कस कर लिया था। ठीक है ना, जो चैप्टर 1 का लेक्चर 1 था उसी में डिस्कस कर लिया था। अब जो बच्चे पहले से शुरुआत से पढ़ रहे हैं उनको तो प्रॉब्लम ही नहीं आएगी, उनको तो पता है कठोर क्या होता है, लचीला क्या होता है, संशोधन क्या होता है। ठीक है ना, काफी कुछ पता है उनको। तो संविधान के व्यवहारिक कामकाज में भी इस बात की पर्याप्त गुंजाइश रहती है कि किसी संवैधानिक बात की एक से ज्यादा व्याख्याएं हो सके। देखिए, अब हमारा संविधान इतने लंबे समय तक क्यों चलता आ रहा है, उसके दो कारण देखिए। पहला तो समय के साथ हम उसमें संशोधन कर सकते हैं, और दूसरा क्या है कि जो व्यवहारिक कामकाज है, व्यवहारिक कामकाज का मतलब क्या है? संविधान में संशोधन कर देना ठीक है, पर बिहेवियर भी उसका ऐसा होना चाहिए, जो लोग चला रहे हैं संविधान को, जो चला रहे हैं उनका बिहेवियर भी ऐसा होना चाहिए कि उसको माने और उसके अनुसार काम करें। तो हमारे देश में और हमारे देश के संविधान में व्यवहारिक जो कामकाज है उसको समझने की कोशिश करेगा। इसका अर्थ क्या है कि संवैधानिक जो बातें हैं उसकी एक से ज्यादा व्याख्या हो सकती है। मतलब जो भी बात हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी हुई है उसके एक से ज्यादा अर्थ निकलते हैं। ऐसा भी अर्थ है, ये भी अर्थ है, ये भी अर्थ है। ठीक है ना, अलग अलग अर्थ उसके निकल सकते हैं। जैसा अगर आप देखें, हमने न्यायपालिका वाला पढ़ा था, ठीक है ना, तो उसमें हमने देखा था कि कंसल्ट वाले पे कि भाई क्या कंसल्ट करेंगे राष्ट्रपति जी से, तो उस पे अलग अलग जो बातें हैं, अलग अलग जो व्याख्या हैं वो व्याख्याएं निकली थी। तो एक ज्यादा व्याख्या है। इसका अर्थ क्या हुआ? हमारा संविधान लचीला है, फ्लेक्सिबल है। हाँ, इसका अर्थ ये भी हो सकता है, तो इस हिसाब से भी काम कर सकते हैं। तो माननीय जो सुप्रीम कोर्ट होता है वो सरकार को बताते हैं, तो देखिए संविधान में ये जो बात लिखी हुई इसका अर्थ ये नहीं ये होगा, तो आप इस अनुसार काम करिए, ये नहीं ये अर्थ होगा, इस अनुसार काम करिए। मतलब हमारा संविधान लचीला है, फ्लेक्सिबल है, समय के साथ जो भी बात होगी उसके अनुसार चलेगा। अदालती फैसले और राजनीतिक व्यवहार बर्ताव दोनों ने संविधान के अमल में अपनी परिपक्वता और लचीलेपन का परिचय दिया है। तो आप अदालत के फैसले देख लीजिए और राजनीतिक व्यवहार देख लीजिए। ठीक है, राजनीतिक व्यवहार और अदालती फैसले दोनों ने संविधान के अमल में अपनी परिपक्वता, अपनी मैच्योरिटी को और अपने लचीलेपन का परिचय दिया है। उन्होंने दिखाया है, मैच्योरिटी दिखाई है कि अदालत के फैसलों में और राजनीतिक परिपक्वता में, और इनमें हमारे संविधान का लचीलापन देखने को मिलता है। इन्हीं वजह से हमारा संविधान कानूनों की एक बंद और जड़ किताब न बनकर एक जीवंत दस्तावेज के रूप में विकसित हो सका है। तो इसी कारण देखिए, अब हमारा संविधान सिर्फ और सिर्फ कोई कानून की एक बंद और जड़ किताब नहीं है। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल बस जो लिख दिया वो ही लो की लकीर है और एक कानून की किताब बना करके छोड़ दिया, इसको मानते चलो मानते चलो मानते चलो मानते चलो। नहीं, समय के साथ जैसे जैसे बदलाव की आवश्यकता है वो बदलाव भी किए जा सकते हैं, और जो संविधान में जो बातें लिखी हुई है उन बातों की अलग अलग व्याख्याएं भी कर सकते हैं। उन बातों को एक्सप्लेन करने का उनका अर्थ अलग अलग भी हो सकता है। इसलिए क्या है, एक जीवंत दस्तावेज है, एक लिविंग डॉक्यूमेंट है। इस अर्थ में संविधान न केवल समकालीन परिस्थितियों और प्रश्नों से जुड़ा होता है, बल्कि उसके कई सारे तत्व स्थायी महत्व के होते हैं। देखो, अब इस अर्थ में संविधान न केवल समकालीन परिस्थितियों, अब इसको समझिएगा, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट बात यहां पर कही है। 26 जनवरी 1950 को जब भारत का संविधान लागू हुआ, समकालीन का मतलब होता है कंटेम्परेरी, मतलब उस काल की मतलब उस समय की जो भी स्थितियां होती है। तो 1950 की जो समकालीन स्थितियां हैं उनके तो प्रश्नों का उत्तर देना जरूरी था, क्योंकि संविधान उस समय बना था। तो उस समय जो भी बड़ी बड़ी समस्याएं, जो भी चुनौतियां दिख रही थी, उन चुनौतियों का सामना करना, उनको दूर करने के लिए कुछ प्रावधान संविधान में करे गए। वो तो करना ही, और उसके साथ साथ क्या है, कुछ ऐसे जो स्थायी महत्व के हो, कुछ ऐसी बातें जो स्थायी महत्व की, जो स्थायी महत्व जो हमेशा रहेंगी,
तो कुछ प्रावधान तो हमारे संविधान में ऐसे हैं जो कि उस समय की समस्याओं को निपटने के लिए करे गए। जैसे आप अगर नागरिकता वाला देखेंगे तो उस समय 1950-1952 तक नागरिकता के कुछ प्रावधान ऐसे आपको देखने को मिलेंगे। परंतु कुछ महत्व वाली स्थायी महत्व जो हमेशा के लिए चलती रहे, आगे तक चलती रहे, उसमें कोई चेंजेस इतना करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। लेकिन इसी के साथ संविधान कोई जड़ और अपरिवर्तनीय दस्तावेज भी नहीं होता। तो ऐसा नहीं है कि ये जड़ है बिल्कुल या अपरिवर्तनीय कि परिवर्तन ही ना कर सको। संविधान की रचना मनुष्य ही करते हैं और इस नाते उसमें हमेशा संशोधन, बदलाव और पूर्ण विचार की गुंजाइश रहती है। तो संविधान की जो रचना है वो मनुष्य ही करते हैं और इस नाते उसमें हमेशा संशोधन, बदलाव और पूर्ण विचार की गुंजाइश रहती है। संशोधन भी कर सकते हैं और पूर्ण विचार भी हो सकता है कि हाँ भैया हम इस प्रकार से ये फिर से सोचना चाहिए, ये प्रावधान इसमें चेंजेस होने चाहिए, पूर्ण विचार करें और फिर इसमें संशोधन करने की हमेशा गुंजाइश रहती है। संविधान समाज की इच्छा और आकांक्षाओं का प्रतिबिंब होता है। देखिए अब संविधान क्या है, समाज की क्या इच्छाएं और समाज की क्या आकांक्षाएं, मतलब इच्छाएं, आकांक्षाओं की डिजायर्स क्या है, वो क्या चाहते हैं, उनका प्रतिबिंब होता है। प्रतिबिंब का मतलब है रिफ्लेक्शन है। ठीक है, जैसे जब हम आईने में खड़े होते हैं तो आईना क्या दिखाता है, हमारा प्रतिबिंब दिखाता है, जैसे हमें वैसा का वैसा हमें दिखाता है। तो इसी प्रकार से संविधान क्या दिखा रहा है, समाज की क्या इच्छा है, समाज की क्या आकांक्षा है, वो दर्शा रहा है। लेकिन इस संबंध में हमें यह बात भी याद रखनी चाहिए कि संविधान समाज को लोकतांत्रिक ढंग से चलाने का एक ढांचा भी होता है। तो संविधान दो काम एक साथ कर रहा है, एक तो समाज का प्रतिबिंब है, समाज क्या चाहता है वो भी, और उसके साथ साथ लोकतांत्रिक ढंग से देश को चलाने का ढांचा भी है। मतलब समाज क्या चाह रहा है वो भी दर्शा रहा है और लोकतंत्र से देश चले वो भी। तो दोनों काम एक साथ यहां पर हो रहे हैं, कंटिन्यूसली दोनों कामों को संविधान करता है। इस दृष्टि से संविधान एक ऐसा उपकरण होता है जिसमें समाज खुद अपने लिए गढ़ता है। तो संविधान एक ऐसा उपकरण, एक ऐसा इक्विपमेंट हो जाता है जो समाज खुद अपने लिए गढ़ता है। मतलब समाज जैसा बदलाव चाहता है, समाज जैसा चेंजेस चाहता है, वैसे चेंजेस वो संविधान में करते रहते हैं और वो संविधान से देश चलता रहता है। संविधान की दोहरी भूमिका संविधान की हैसियत को लेकर कुछ मुश्किल सवाल खड़े करती है। क्या संविधान इतना पवित्र दस्तावेज होता है कि उसमें कोई बदलाव किया ही नहीं जा सकता? तो क्या संविधान कोई इतना पवित्र दस्तावेज है कि उसमें कोई बदलाव ही नहीं होना चाहिए? दूसरी तरफ देखें तो यह पूछा जा सकता है कि क्या यह एक इतना आम फहम मसला है कि उसमें सामान्य कानून की तरह जब चाहे बदलाव किया जा सकता है? देखिए दोनों सवालों को बहुत ध्यान से सुनेगा। इसमें कहा कि क्या इतना पवित्र दस्तावेज है कि उसमें बदलाव करो ही मत, इतना पवित्र है तो जब कोई बदलाव करो ही मत, तो यह तो क्या हो गया भैया, खटोर वाली बात हो गई, खटोर हो गया। और दूसरी तरफ क्या कहा, इतना ऐसे ही है कि भाई जब भी मन में आए जैसे सामान्य कानून पास करते हैं वैसे ही कभी भी चेंज कर दिया, तो ये तो लचीले वाली बात हो गई। ये तो क्या हो गया, बिल्कुल लचीलापन आ गया। अब देखो, अब हमारे संविधान की विशेषता देखो, खटोर भी नहीं है बिल्कुल कि बदलो ही मत, चेंज मत करो, और ऐसे इतना लचीला भी नहीं है कि जब भी मन में आए जैसे सामान्य कानून बनाते हो वैसे तरह संविधान का संशोधन भी कर दो, बहुत आसानी से जब मन में आए, जब किसी भी पार्टी, किसी भी नेता ने संविधान में संशोधन कर दिया, ऐसा भी नहीं है। तो दोनों ही बातें, खटोर भी है और लचीला भी है। तो हमारे इन दोनों सवालों के जवाब में देखो कि क्या इतना पवित्र दस्तावेज है कि उसमें बदलाव नहीं हो सकता? नहीं, पवित्र है, हमारा राष्ट्रीय ग्रंथ है, हमारे देश का ग्रंथ है, हर देश का ग्रंथ होता है देश का संविधान, वो हमारे लिए सबके लिए पवित्र है, परंतु उसमें बदलाव समय के साथ आवश्यक होता है। पर क्या ऐसे सामान्य कानून की तरह जब चाहे जब बदल सकते? नहीं नहीं नहीं, ऐसे नहीं बदल सकते। उसके कुछ प्रावधान है, कुछ आपको पॉइंट्स दिए हुए हैं, उस प्रोसीजर के द्वारा आप उसको चेंज कर सकते हैं। भारतीय संविधान के निर्माताओं को इस समस्या का आभास था, इसलिए उन्होंने संविधान में एक संतुलन पैदा करने की कोशिश करी। ये कौन से संतुलन की बात कर रहे हैं? ये संतुलन खटोर और लचीला वाला है कि ना तो ज्यादा खटोर हो जाए और ना ज्यादा लचीला हो जाए। ठीक है, ज्यादा खटोर का मतलब बिल्कुल ही ना बदल सके और लचीले का मतलब जब मन में आए तब बदल दे। तो दोनों में संतुलन बनाने की आवश्यकता थी। उन्होंने संविधान को सामान्य कानून से ऊंचा दर्जा दिया ताकि आने वाली पीढ़ियां उसे सम्मान की दृष्टि से देखे। तो संविधान ने सामान्य कानून से ऊंचा दर्जा दिया। देखिए, कानून किस प्रकार से बनेगा, कौन बनाएगा, क्या तय करेगा, ये सब कुछ कहां लिखा हुआ है? इस संविधान में लिखा हुआ है। तो संविधान का ऑलरेडी वैसे ऊंचा दर्जा है, ठीक है, था, है और हमेशा रहेगा। ठीक है, तो ऑलरेडी संविधान को ऊंचा दर्जा दिया गया जिससे कि आने वाली जो पीढ़ियां सम्मान की दृष्टि से संविधान को देखें। साथ ही संविधान बनाते समय उन्होंने इस बात का भी ख्याल रखा कि भविष्य में इस दस्तावेज में संशोधन की आवश्यकता पड़ सकती है, और इस बात को भी ध्यान में रखा कि अगर भविष्य में संशोधन की जरूरत पड़ती है तो संशोधन हो सके। वे जानते थे कि जब समाज किसी मत विशेष की ओर ज्यादा आकृष्ट होगा तब संविधान के प्रावधानों में संशोधन की आवश्यकता महसूस की जाएगी। जब भी समाज एक नई चीज की तरफ आकृष्ट होगा, कुछ नए परिवर्तन होंगे और नए परिवर्तनों की तरफ वो अट्रैक्ट होगा, तो वो संशोधन की मांग करेगा, वो चाहेगा कि बदलाव हो और फिर वो बदलाव हो जाने चाहिए।
इसलिए संविधान बनाते समय दोनों बातों का ध्यान रखा गया, यानी उसे पवित्र दस्तावेज मानने के साथ साथ इतना लचीला भी बनाया गया कि उसमें समय की आवश्यकता के अनुरूप यथोचित बदलाव किए जा सके। तो मतलब पवित्र दस्तावेज तो है ही और उसके साथ साथ लचीला भी है, मतलब समय के साथ जब जब जैसे जैसे आवश्यकता हो उसमें बदलाव किए जा सकते हैं। अब आपके बॉक्स में फ्रांस के संविधान की बात कर रखी है, वो डिस्कस कर लेते हैं। फ्रांसीसी संविधान। इस प्रकार फ्रांस ने भी 200 वर्षों के दौरान कई संविधान अपनाए हैं। क्रांति के बाद और नेपोलियन के शासनकाल में वहां संविधान को लेकर लगातार प्रयोग चलते रहे। देखिए अब यहां पर हम नेपोलियन की या फ्रांस की ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। यह आप लोगों ने क्लास 10th में हिस्ट्री का जो चैप्टर 1 है उसमें आपने पढ़ रखा होगा और क्लास 9th में भी आपने पढ़ रखा है, ठीक है ना। क्लास 9th की हिस्ट्री में, क्लास 10th की हिस्ट्री में, दोनों जगह आपने पढ़ रखा है। क्रांति के बाद 1793 में वहां एक नया संविधान तैयार किया गया, इसे प्रथम फ्रांसीसी गणतंत्र कहा जाता है। तो 1793 में संविधान तैयार हुआ, उसे क्या कहा गया? प्रथम फ्रांसीसी गणतंत्र कहा गया। उसके बाद 1848 में, याद करो उदारवादियों की क्रांति, क्लास 10th में पढ़ा होगा, ठीक है ना, उदारवादियों की क्रांति, तो उसे दूसरा संविधान लागू करा गया और यहाँ पे दूसरा फ्रांसीसी गणतंत्र बन गया। उसके बाद 1875 में तीसरा फ्रांसीसी गणतंत्र बना और तीसरी बार एक नया संविधान अपनाया गया। उसके बाद संविधान निर्माण के क्षेत्र में फ्रांस ने चौथा प्रयोग 1946 में किया। अंततः वहां 1958 में एक और संविधान के साथ 5वें गणतंत्र की स्थापना हुई। तो उनका संविधान मतलब फाइनली जो अभी तक चल रहा है वो कौन सा? 1958 वाला है, जो 5वां गणतंत्र मतलब 5वीं बार उनका संविधान बनाया। ये उनके संविधान की एक तस्वीर मैंने आपको दिखाई है। तो आज के लिए अपना इतना ही। आज जो लेक्चर 1 था चैप्टर नंबर 9 का वो कंप्लीट हो गया है। आपको कोई भी डाउट हो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन करिएगा और कैसा लगा आज का लेक्चर वो भी बताइएगा और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों तक आप इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी को पता है कि लर्न एंड शेयर आर्ट्स का टेलीग्राम चैनल बन चुका है, जिसपे आपको इन्फॉर्मेशन मिलती है कि कब कौन सा लेक्चर आएगा, कौन सा चैप्टर स्टार्ट होने वाला है, क्या नया धमाका करने वाला है लर्न एंड शेयर टीम आपके लिए। सभी के लिए उन जानकारी को जानने के लिए आप लर्न एंड शेयर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। आपको जो उसका लिंक है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।